हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम डिस्कस करेंगे संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रेविटेशन। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें पता चलेगा कि 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार थोड़े से या 1-2 क्वेश्चन इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार हम आपको बता देते हैं, जिससे एक वे हमारे लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो वही जो सबको आता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका जितना भी न्यूमेरिकली अप्रोच बनती हैं डिस्टेंस के साथ, सेंट्रल फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा कई सारे इसके ट्राइंगल वाले, स्क्वायर वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, जैसे हाइट के साथ, डेप्थ के साथ चेंज होना, पृथ्वी का जो शेप है उसके साथ चेंज होना, और भी डेंसिटी यदि आपके न्यूमेरिकल में आती है तो जी का फॉर्मूला क्या होगा। यदि मास आता है, यदि डेंसिटी और मास दोनों आ जाते हैं तो उस केस में भी जी बहुत अलग तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो सारी जो पॉसिबिलिटी हैं जी की उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और अलग अलग सिस्टम के लिए यदि कोई खोखला सिस्टम है, हॉलो स्फीयर है, ठोस स्फीयर है, तो हमारा क्या क्या उसमें फॉर्मुलेशन होगा। इसके साथ ही एक टॉपिक आ जाएगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है और पोटेंशियल है इनके बीच में एक रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल में भी वो पूछा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी UG है, और इसके साथ हमारी टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की यदि वो चक्कर लगा रहा है तो कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा वेलोसिटी रहेगा, एस्केप वेलोसिटी को जानना और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। जो एस्केप वेलोसिटी है वो 41% एक्स्ट्रा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। इस तरीके से कई सारे इसमें टाइप बनती हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे जो केपलर के लॉ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। टोटल एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी, और भी कई छोटे मोटे टॉपिक छूट रहे होंगे तो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपका काम क्या है? आपका काम है लेक्चर में शांति से बैठना और इसको धीरे धीरे सुनना। इस लेक्चर के बाद आप क्या करोगे, कैसे कैसे आप आगे प्रिपेयर करोगे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। लेक्चर देखते वक्त कोशिश ये करनी है कि इसमें ही आपका कंप्लीट माइंडसेट रहे, क्योंकि इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपने पहले कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उस बात का लेक्चर से कोई लिंक नहीं रहेगा। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक बड़ा बेसिक सा है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप चाहें तो पूरा लिख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि F जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? हमेशा सेंटर की तरफ। और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होने के कारण ही इस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स। दुनिया के जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं सभी फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब संरक्षी बल। हम रिपीट कर देते हैं पूरा। जो हमारा गुरुत्वीय बल है ये केंद्रीय बल होता है, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है और यह सन है, तो सन जो है अर्थ को हमेशा केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन भी आप देखने की कोशिश करोगे तो यही होती है कि एक ऐसा फोर्स जो एक्ट करे सेंटर की तरफ, दैट इज़ द सेंट्रल फोर्स। और जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो सभी क्या होते हैं? कंजर्वेटिव, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होते हैं? संरक्षी बल की सबसे बेसिक और बहुत जल्दी समझ में आने वाली डेफिनेशन होती है ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य किसी भी पाथ पे निर्भर ना करे, मतलब ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर ना करे। आप किसी भी रास्ते से करो, जो वर्क की वैल्यू है वही रहती है।
फॉर एग्जाम्पल इसका भी कई सारे तरीके होते हैं। जैसे माना लेवल ए है और लेवल बी है, तो आप लेवल ए से लेवल बी तक किसी वस्तु को ले जाना चाहते हो तो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पहले ऐसे गया, फिर उसको ऐसे लेके गया। एक व्यक्ति जो है ऐसे ना ले जाके उसने क्या किया कि लेवल ए से और लेवल बी पे कुछ इस तरीके से ले गया। तो 3 रास्ते हमने देख लिए ए से बी तक पहुंचने के किसी भी वस्तु पर। तो हम पूछें कि तीनों कंडीशंस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन कैसा होगा, आप कहेंगे इक्वल होगा, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर ना करे वो क्या कहलाएगा, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन सभी कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल नहीं होते। ठीक है, कुल मिला के कंजर्वेटिव फोर्स की एक टाइप क्या है, सेंट्रल फोर्स। कौन सा ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव तो है लेकिन सेंट्रल नहीं, स्प्रिंग फोर्स F बराबर -kx, ये एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रल नहीं है लेकिन क्या है, कंजर्वेटिव। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये जो फोर्स है ये बेसिकली 2 मास के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। तो ये तो आपको बचपन से ही पता है कि r को चेंज करेंगे तो f चेंज होगा। तो ये एक छोटा सा बनता है कि डिस्टेंस ऑफ कर दें, डबल कर दें तो फोर्स में क्या चेंजेस होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन देखा गया था कि यदि इन दोनों मास के बीच में फोर्स F लग रहा है, हमारी बात को ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। इन दोनों मास के बीच में यदि फोर्स F लग रहा है और इनके पास एक तीसरा मास ले आए तो बताइए इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। आप लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है, जबकि इसका आंसर F ही आएगा। तो क्या स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं कि 2 द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आसपास के द्रव्यमान की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F बराबर G, दोनों मास का मल्टीप्लाई और उनके बीच का डिस्टेंस। तो पास में m3 आए या m4 आए, इस फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है ना। तो आसपास का मास जो है वो आ जाए या नहीं आए, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखें क्योंकि उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। माना एक फोर्स है m1, इस m1 पर m2 के कारण लगने वाला बल क्या है, F, और हमने एक मास दे दिया m3, जिससे इसकी दूरी जो है माना r2 है, ये r1 है। तो यदि m1 पर m3 की अनुपस्थिति में लगने वाला बल F है तो बताइए m1 पर m3 की उपस्थिति में लगने वाला टोटल बल कितना है। अब आपका आंसर F नहीं होगा। रिपीट कर रहे हैं, यदि आपसे पूछा जाए दोनों के बीच में लगने वाला बल इसकी उपस्थिति में चेंज होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये पूछा जाए कि इस m1 पर लगने वाला कुल बल आसपास के मास पर डिपेंड करेगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि इस m1 पर ये भी बल लगा रहा है, यदि ये आ गया तो ये भी बल लगाएगा। माना कोई m4 आ गया तो वो भी अपनी तरफ लगाते हैं, आकर्षण बल होता है तो ऐसे लेना चाहिए। ठीक है, और ये भी आ गया तो ये भी अपनी तरफ बल लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक द्रव्यमान पर लगने वाला कुल बल आसपास के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, लेकिन 2 द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल आसपास के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करता है ये, पर कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास 3 मास यहाँ रखे हैं, m और m, और यहाँ जो फोर्स रखा है, यहाँ जो एक मास रखा है दैट इज द 2m। तो बताइए इस ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे लगने वाला रखा हुआ मास के कारण सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। तो आपका आंसर सबको पता होगा, सेंटर पे लगने वाला जो फोर्स आएगा वो आएगा 0। क्यों आएगा? ये मास जो है इस पर बल लगाएगा अपनी तरफ, ये मास भी इस पर बल लगाएगा अपनी तरफ, तो नेट बल कहाँ बनेगा, नीचे। कितना बनेगा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि इस बल का मैग्नीट्यूड F है, इस बल का मैग्नीट्यूड F है, तो ये जो एंगल होता है 120 होता है। और हमने आपको वेक्टर में सिखा रखा है जब 2 वेक्टर सेम हो तो वहाँ जो नेट फोर्स का फॉर्मूला है या रिजल्टेंट वेक्टर है वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो।
हाँ जी, तो 2f कॉस कितना डिग्री का है 120, तो हाफ करेंगे तो 60, इसका मतलब 2f और कॉस 60 कितना होता है हाफ, और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया f। तो नीचे की तरफ कितना लगेगा f। अब ये क्या करेगा, ये भी इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो कितना आ जाएगा f से f कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 0। थोड़ा सा जल्दी किया है पर अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आपको वहाँ देख लेना है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। बाकी का यहाँ तो रिलैक्स होगी, यही समझना है कि कभी भी इस तरीके से कोई भी क्लोज पॉलीगॉन आए, जैसे पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, जैसे सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं और माना इस पॉइंट पे किसी ने फोर्स पूछ लिया और यहाँ पे भी बाहर जो है वो इक्वल मास रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2m 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 और 2m, तो बताइए अंदर m पर कितना लगेगा। तो देखो ये 2m क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये 2m क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों फोर्स कट गए। ये क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो कैंसिल आउट हो गए। तो यदि कोई ऐसा पॉलीगॉन है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। ये लो जी, सेंटर पे फोर्स के कारण क्या आता है हमेशा 0 आता है। इसको इस तरीके से कोई पॉलीगॉन है और आसपास मास रखें तो यहाँ भी कितना आएगा 0 आएगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके ऊपर लिखें। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसमें हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों फॉर्मूले अलग अलग केस में वर्क करते हैं। सबको समझते हैं। टॉपिक लगाइए पहले, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, और इसको जी से शो करते हैं। चलिए, तो बेसिकली ये काम कब आएगा, जैसे हमारे पास एक कैपिटल M द्रव्यमान का कोई बड़ा पिंड है, जैसे अर्थ है, और यहाँ कोई छोटा मास है m, और ये जो पृथ्वी है या बड़ा मास है इसको अपनी तरफ खींच रहा है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे ये छोटा मास है, एक बल महसूस कर रहा है F बराबर m इंटू ए, और ये इस पर एक बल लगा रहा है किसके कारण, F बराबर जी m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसकी दूरी हम स्मॉल r मान लें तो क्या आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, तो स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि आप कैपिटल R मानोगे तो कैपिटल R मान लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, जो आपको पसंद हो वो मान सकते हैं। तो ये बल जो है इस द्रव्यमान पर किसके कारण लगेगा, ग्रेविटेशन के कारण। तो दोनों फोर्स को यदि हम इक्वल कर दें, ma बराबर जी m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, तो m से m कैंसिल आउट होगा। a जो है वो एक्सेलरेशन है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी m अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन हम अक्सर एक कन्वेक्शन है, एक मान्यता सी है कि इसको g से लिख देते हैं, तो हम ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग में तो हो रहा है। क्या हम आपसे पूछें कि यहाँ कैपिटल M क्यों आया, G के फॉर्मूले में स्मॉल m भी तो आ सकता था, वो क्यों नहीं आया। ऐसे ही कन्फ्यूजन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में भी होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, सॉरी यहाँ के आता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में कौन सा आवेश रखें, Q1 अपॉन आर स्क्वायर करें या Q2 अपॉन आर स्क्वायर करें, कौन सा करें। तो कई सारे स्टूडेंट्स को तो आता होगा पर कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो फॉर्मूले में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में कौन सा मास आएगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, जिसके कारण सामने वाला जो मास है वो फोर्स फील कर रहा है। तो देखो ये क्या है, ये एक ऐसा मास है जो इसको खींच रहा है, तो खींचने वाला कौन है कैपिटल M। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी में कौन रखा हुआ है, ये खींच रहा है। कौन खींच रहा है, कैपिटल M खींच रहा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन पैदा करेगा, कैपिटल M पैदा करेगा, इसलिए कैपिटल M आएगा। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स फील कौन कर रहा है, छोटा मास। ग्रेविटेशनल फोर्स फील कौन कर रहा है, छोटा मास, तो छोटा मास हटेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कम होगा ये किस बात पे निर्भर करेगा कि आपका
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाने वाला द्रव्यमान कितना भारी है, कितना हल्का है। माना 2m मास कर दें तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, इसमें कौन सा मास लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है या जो ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट कर रहा है। आप कहेंगे सर ये भी तो जनरेट कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या लैंग्वेज लिखनी होगी? स्मॉल m के कारण उत्पन्न होने वाला गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल m के कारण क्या लिखोगे? g स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब ठीक है, ये किसके कारण है? कैपिटल M के कारण। तो यहां जो भी मास लिखा है उसके कारण ही क्या पैदा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड ना दें आप। जो सोर्स मास होता है वो हम फॉर्मूले में लिखते हैं। सोर्स मास का मतलब जो फील्ड को जनरेट कर रहा हो या जिसके कारण हम एक्सेलरेशन को महसूस कर रहे हैं। तो चलिए g बराबर आ गया gm अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब लगाना जब कैपिटल M कैसा हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब फॉर्मूले में ऐसा न्यूमेरिकल ऐसा आए जैसे एक पृथ्वी के द्रव्यमान को नियत रखते हुए उसकी त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, तो बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए कि पृथ्वी का जो मास है उसको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखते हुए इसकी रेडियस जो है उसको कैसा कर दो आप? डबल कर दो। तो बताइए कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो g डैश आ जाएगा, g मास कैसा है? कांस्टेंट अपॉन r डैश का स्क्वायर, नई रेडियस आएगी, और डबल किया है तो gm अपॉन 4 r स्क्वायर आ जाएगा, या अर्थ की रेडियस लिख दीजिए। अब gm अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है? तो g के बराबर है, तो g/4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना घट जाएगा। आया समझ में? आपको ई से कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ऐसा लिख लीजिए। तो gm अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है? g के बराबर, g/4 हो गया। यहाँ m क्या है? पृथ्वी का मास, r क्या है? पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर। आप लिख सकते हो इसको हटा देते हैं, ये तो किसी काम का नहीं है। जैसे ये क्या है? कैपिटल M, और इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं? r, और ये क्या है? अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gm अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जनरली 10 काम में ले लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए मून का कितना है? किसका? सर मून का, चंद्रमा का, तो g/6 होता है। पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये लो जो, लेकिन यहाँ लिख देना मास किसका है? अर्थ का, और रेडियस भी किसकी है? अर्थ की। ऐसे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मास यदि कांस्टेंट है तो इस तरीके से आप वेरी करोगे। अब देखो, यदि घनत्व मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो, क्या हो? घनत्व कांस्टेंट हो, तो उस केस में क्या होगा? यदि घनत्व कांस्टेंट है तो फॉर्मूले में जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो आनी चाहिए। तो हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला तो कह रहा है g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर, और क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी के घनत्व को नियत रखते हुए उसकी रेडियस को डबल किया जाए, तो बताइए अब कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। रिपीट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है कब लगा? जब पृथ्वी का द्रव्यमान नियत था और रेडियस को डबल किया था। अब हमारा न्यूमेरिकल बदल गया है, अब कह रहा है कि घनत्व को नियत रखते हुए पृथ्वी का रेडियस डबल करो, तो g कितना होगा? तो अब हमारे g का फॉर्मूला अलग होगा, या मास को हटा के क्या लाना पड़ेगा? डेंसिटी, क्योंकि वो नियत है, और नियत चीज़ हमेशा क्या आनी चाहिए? फॉर्मूले में। हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, m अपॉन क्या होता है? v, और हम m को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू v। डेंसिटी तो d ठीक है, v क्या होता है? 4/3 पाई r3। ये क्या लिख दिया? ये है गोले का आयतन। कौन से गोले का? जो पृथ्वी है हमारी, उसका आयतन। तो बस ये यहाँ पुट कर दो, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी पुट करने के बाद? m की जगह ये सब लिख दोगे तो आ जाएगा 4/3 पाई r/g/d। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। यदि मास नियत है तो g प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r स्क्वायर, और यदि डेंसिटी नियत है
तो ध्यान रखना G प्रोपोर्शनल टू होता है R। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब उसी क्वेश्चन को करते हैं, किसको, डेंसिटी नियत रखते हुए पृथ्वी के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो जहाँ ध्यान रखना सर G डैश हो जाएगा 2G। क्यों? क्योंकि रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रही है, डबल करोगे तो पूरा G डबल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा था, G/4। एक केस और बनता है, क्या बनता है, एक केस ये बनता है कि दोनों चीज़ दे दे, मतलब सर जैसे G का फॉर्मूला क्या है, Gm/r² है। उसने कह दिया कि यदि किसी पृथ्वी का जो डेंसिटी है और जो मास है वो दोनों ही नियत हैं, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ R की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ R की जगह जो मास है वो लेके आओगे, यहाँ R को हम हटा देंगे। कैसे करेंगे, R बराबर, यदि हम निकालने की कोशिश करें यहाँ से तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r³ बराबर d को नीचे लेके आओ, दैट इज m/d, और इसको इधर लेके जाओगे तो r³ बराबर आ जाएगा 3/4 पाई m/d। और यदि r की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये तो रूट में आ जाएगा और ये आ जाएगा m की पावर 1/3 और d की पावर 1/3। अब r की वैल्यू इसमें पुट करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर बिल्कुल रिलैक्स रहें, प्रोपोर्शनलिटी पे आ जाएंगे अपन लोग। तो ये सारा सामान तो हटा देते हैं, हमारे काम का चीज़ नहीं है, कैपिटल G भी हटा देते हैं। तो R की जगह क्या लिख दिया आपने, केवल काम की चीज़ ले रहे हैं, f/3/d/3, और ऑलरेडी क्या है, D है, इसको ऊपर लेके आओगे, ध्यान रखना G प्रोपोर्शनल होता है m की पावर 1/3 और d की पावर 2/3 के। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं G के, ठीक है। एक बार हम समरी कर रहे हैं, जब m कांस्टेंट हो तो उस केस में G बराबर लिखोगे Gm/r², और यहाँ जो G है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है, बेसिकली तो ये दो ही फॉर्मूले आते हैं, वो वाले फॉर्मूले आते नहीं हैं, लेकिन कहीं आ जाएं तो तीसरा भी लिख देते हैं, कहीं पूछ ही ले तो। यदि D और M की बात हो रही हो फॉर्मूले में तो G प्रोपोर्शनल टू, बाकी का टर्म से टर्म में याद मत रखो, इसमें तो ये याद रखो कि D जो है वो 2/3 होता है, M कितना होता है 1/3, ठीक है। जैसे दो प्लेनेट दे दिए, उनसे कंपैरिजन करा दिया, तो बताइए G में क्या चेंजेस होगा, तो कर देना, ऊपर वाला नीचे वाला कितनी घात आ जाएगी 2/3 ऊपर वाला, और इसका एक न्यूमेरिकल हमने करवाया हुआ है, आप जो इसके लेक्चर है उसको सर्च करके देख लें, ठीक है। और वहाँ ये न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने वहाँ करवाए हुए हैं, रेडियस को डबल करने वाले, ट्रिपल करने वाले, प्रॉपर लिखवा के, तो आप कर लेना एक बार, ओके। चलिए, अब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये तो हो गया है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वेरिएशन है डेप्थ के साथ, विड्थ के साथ और हाइट के साथ, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, तो इसको हम बता दें। चलिए, हाँ जी, देखिए अब हम देखते हैं वेरिएशन। 3-4 तरीके के वेरिएशन है। पहला लिखते हैं चेंज इन G, ठीक है, चेंज इन वैल्यू ऑफ G ड्यू टू हाइट लिख देते हैं, ठीक है। आप पूरा लिख देना, ऊंचाई, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। तो पहला क्या टॉपिक है, ऊंचाई के कारण हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज, या ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, चेंज इन G ड्यू टू द हाइट। तो जैसे इसका एक डायग्राम बना लें तो आई थिंक समझ में अच्छे से आएगा। ये पृथ्वी का रेडियस है, दैट इज कैपिटल R, लाइन से दिया है, कोई बात नहीं, और ये सरफेस कहलाती है। इस सरफेस से माना h हाइट, ऊंचाई पे कोई मास है m, या हम कोई मास पे या कोई पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेक करना चाहते हैं कि पृथ्वी के सेंटर से इतनी ऊंचाई पर कितना गुरुत्वीय त्वरण फील होता है, ये हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए केवल एक ही मास की जरूरत पड़ती है। कौन सा मास? जिसके कारण त्वरण पैदा हो रहा है, दूसरे मास का जरूरत नहीं है, ये तो हमने लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण किसी पॉइंट P पर, जो कि सतह से कितनी ऊंचाई पे, h पे, उस पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो सेंटर से हमेशा ऊंचाई लेते हैं, तो जो नेट ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, इसको r + h लिख देंगे। तो चलिए साहब शुरुआत कर देते हैं।
जी डैश बराबर, पहले तो ऐसा करो जी लिखो जिससे आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। ये होता है जी मतलब अर्थ का, और जी डैश बराबर क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम, मास तो चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुआ है, हाइट चेंज कर दी है। ठीक है, अब चाहो तो आप हमसे डेरिवेशन करवाओ, नहीं चाहो तो बेस्ट रहेगा। चलो कर ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। आर को कॉमन निकालते हैं तो आर स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर, और जी एम अपन आर स्क्वायर जी के इक्वल है तो ऊपर आ गया जी 1 प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर। और ये जो एच है इसकी तुलना में क्या है, छोटी, तो इसको ऊपर ले जाओ एक बार, तो आप चाहो तो इसके इस तरीके से लिख सकते हो। हम भी फ्लो में बह रहे हैं और इसका डेरिवेशन करा रहे हैं, जबकि लेक्चर बहुत छोटा बनाना हमको ज़रूरी है, नहीं तो पूरा कंटेंट आएगा ही नहीं इसमें। लेक्चर को कितना बड़ा करेंगे, 3-4 घंटे का तो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब आप समझदार हैं। अब एच क्या है, चलो यहाँ लिख ही देते हैं जब आ गए हैं तो। एच क्या है, छोटा है आर से, इसका मतलब क्या हुआ, एच अपॉन जो आर है लेस देन क्या है 1। ऐसे केस में हम जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर एन बड़ा लगा देंगे, 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा यदि ये ऊपर है तो। बाकी का हायर जो वैल्यूज़ हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तो जी डैश बराबर आ जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये जो -2 है ये अंदर चला जाएगा। अब देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने वाला। ये जो मान आया है ना, ये होता है h ऊंचाई पर, ये ध्यान से समझ लेना, ये होता है h ऊंचाई पर g का मान, मतलब किसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ रहा है, जी डैश। देखो अब अगला, जी डैश बराबर जी का मल्टीप्लाई करो अंदर, जी माइनस जी 2h अपॉन आर। जी को इधर लेके आओ, ये क्या है जो आया, ये क्या है जो पहले था, और माइनस जी 2h अपॉन आर। तो ध्यान रखना इसको डेल्टा जी भी लिख देते हैं, तो ये कहलाता है कमी, क्योंकि ऊपर जाते हैं तब क्या होती है, कमी। कैसे पता लगा, कहाँ है, नहीं पता लगा अभी माइनस शो करेंगे, माइनस आ गया ना, ये रहा, ये क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है। तो जी के मान में कितनी कमी आएगी, ये फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन कई सारे तरीके से पूछता है वो। अब जैसे उसने पूछ लिया परिवर्तन बताओ, किसमें, जी के मान में कितना परिवर्तन, तो देखो इस जी को नीचे लेके आना, जी डैश माइनस जी अपॉन जी, मतलब डेल्टा जी बटे जी, तो परिवर्तन कितना होगा। अब देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब परिवर्तन कैसा है, उसमें कमी आ रही है, किसमें, जी डैश के मान में। ठीक है, और एक होता है परसेंटेज चेंज, ये भी बताओ, तो ऐसे क्या करोगे, डेल्टा जी बटे जी मल्टीप्लाई बाई 100। 4 तरीके से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, ये होता है परसेंटेज चेंज। तो किसी ने पूछा माना 64 किलोमीटर ऊपर चले गए तो जी का मान कितना होगा, ये लिखोगे, कितना कमी आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, कितना परिवर्तन हुआ, ये कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये आया नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता भी दें, ले एक न्यूमेरिकल या लास्ट में ले लें, चलो लास्ट में ले लेंगे। अभी हम थोड़ा सा अगला लेके चलते हैं, दैट इज द डेप्थ, गहराई। आप लिख लीजिए गहराई पर जी के मान में कैसे परिवर्तन होगा, किस पे, गहराई पे। आगे चले, चलिए, यदि हमारे पास एक अर्थ है और उसकी हम एक्स गहराई पे या डी गहराई पे जाएं, डी तो हमने डेंसिटी मान ली तो एक्स ही ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई मास है और ये इसकी रेडियस है, लेकिन हमने एक सुरंग बना के जो है यहाँ तक चले गए, यहाँ तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी, और ये टोटल कितना है, ये तो रेडियस है आर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस, अच्छा डी तो डेंसिटी है ना, तो इसको अपन लोग एक्स मान लेते हैं, कितना आ जाएगा एक्स। तो डेंसिटी कितनी हो गई, एक्स हो गई बेसिकली। तो हम किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे। तो हमारा क्या काम रहेगा, कोई हमको बता सकता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, कौन कौन कह रहा है कि सर ये करेक्ट है, बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला नहीं लगे पाएगा। क्यों, हमने बताया था कि ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। कौन पैदा करता है, द्रव्यमान, कौन सा, जो अंदर आ रहा है।
भाई साहब इसके अंदर तो कैपिटल एम आ ही नहीं रहा, एम तो बाहर रह गया, मतलब एम से कुछ कम है, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी पूरे की इक्वल है, इसलिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला काम में लिया जाता है 4/3 पाई आर जी डी। आपको हमने अंदर भी एक उदाहरण से समझा रखा है, यहाँ भी हम बता देते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपको कभी भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने पहले निकाला था, तो हम यहाँ से गोला बना देते हैं, तो गोले के अंदर कितना मास आ रहा है, टोटल मास आ रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अब हम यहाँ गोला बनाएंगे तो अंदर कितना मास आ रहा है, एम से कुछ कम आ रहा है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी वाला। क्यों सर? क्योंकि ये मानते हैं कि पूरी पृथ्वी की डेंसिटी कैसी है, इक्वल, तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मास इक्वल है क्या? नहीं, मास अलग अलग है। सरफेस पे जाओगे तो कैपिटल एम, अंदर आओगे तो मास क्या होगा, कम रह जाएगा, सेंटर पे आओगे तो मास क्या है, 0, ठीक है। इस वजह से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जी डैश निकाल रहे हैं, तो अब आर तो रहा नहीं, कितना रह गया, आर माइनस एक्स, तो 4/3 पाई, यहाँ लिख देंगे आर माइनस एक्स जी डी। 4/3 पाई कॉमन निकाल दो कि आर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर जी डी। देखो 4/3 पाई आर जी डी क्या बन गया, पृथ्वी का। ये लो जी, आंसर आ गया। तो आप इसका ऐसा करेंगे, इस तरीके से ही सब कुछ निकाल देंगे। ये क्या है, अंदर गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, फिर ऐसे करके क्या निकालोगे, कमी, ऐसे करके क्या निकालोगे, परिवर्तन, और परसेंटेज कितना आ जाएगा, हम इसके नीचे लिख रहे हैं डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 परसेंटेज माइनस एक्स अपॉन आर आएगा इंटू 100, ठीक है। और दोनों में माइनस आ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के चाहे ऊपर जाओ चाहे गहराई पे जाओ, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, ध्यान रखना। लेकिन एक इसका डायग्राम बनता है, बड़ा खूबसूरत डायग्राम है, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखो आपको और भी क्लियर होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, और एक बार तो हमको भी ऐसा लगा पता नहीं क्या दे दिया उसने। ये है आर, नहीं आर नहीं, दैट इज द स्मॉल आर, और दैट इज द आर बराबर कैपिटल आर, मतलब ये अर्थ की क्या है, सरफेस है। तो हमको बताइए व्हाट इज द एक्चुअल ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो ग्राफ यदि आप हमसे सहमत हैं तो हम ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यदि आप सहमत हैं तो बनाएंगे इस तरीके से। कैसे सर? ये तो है सेंटर किसका, अर्थ का, और ये क्या है, अर्थ के अंदर, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है, अर्थ के अंदर वाला। अर्थ के बाहर कहाँ है, ये रहे। तो देखो बाहर तो जी है, वो कौन सा फॉर्मूला लगाए थे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, जी बराबर जी एम अपन आर स्क्वायर। और अंदर वाले में क्या फॉर्मूला लगाए थे, 4/3 पाई आर जी डी वाला लगाए थे। तो प्रोपोर्शनली किसके आएगी, आर के। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था जिसको देख के तो कंफ्यूज होना बनता भी है। कैसे? ये था आर और ये था सेंटर, उसने ये ऐसे कर दिया, तो पूछ लिया आर से सेंटर की तरफ जाओगे तो जी के मान में क्या चेंज आएगा, तब आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्योंकि आर की सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम, उसके बाद सेंटर तक जाते हो तो क्या हो जाता है, घट जाता है। उसने केवल ये जो नोटेशन है ये चेंज किए थे, तो न्यूमेरिकल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो चेंज है ड्यू टू द, इसके ध्यान रखना एक बात और हम बता दें जो भूल गए हैं। बात यह है कि इसके डेप्थ के और हाइट के कुछ न्यूमेरिकल हमने करवा रखे हैं, एक रिलेशन बता रखा है, उस रिलेशन को भी ध्यान रखना। क्या न्यूमेरिकल था कि पृथ्वी से कितने ऊपर जाएं और पृथ्वी से कितनी गहराई पे जाएं, कि दोनों में जो चेंजेस है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वो सेम रहे। रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई पे हम जाएं, या ऊंचाई व गहराई में क्या रिलेशन हो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो समान रूप से चेंज हो। तो ऐसा हमने एक लिखा था, तो यहाँ तुम करवा देते हैं इसको। ये है गुरुत्वीय त्वरण में चेंज -2h/r ड्यू टू द हाइट, और ये है गुरुत्वीय त्वरण में चेंज, अरे परसेंटेज चेंज छोड़ो, वहाँ भी 100 लगाना पड़ेगा, केवल चेंज ही कर देते हैं, चेंज, और ये भी हम चेंज ही ले लेते हैं, हाँ जी, -x/r। तो ये है क्वेश्चन कि x में मतलब गहराई में और h में मतलब ऊंचाई में क्या रिलेशन हो
कि दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड में, दोनों के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें चेंज कितना हो, इक्वल हो। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये तो हाइट के कारण है, ये डेंसिटी के कारण है, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। r से r कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2h। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब देखो h बराबर 1 किलोमीटर, तो x बराबर कितना, 2 किलोमीटर। ये रिलेशन बता रहा है, ये कह रहा है कि यदि h बराबर 1 किलोमीटर पर g के मान में फॉर एग्जाम्पल 1% परिवर्तन है, तो आप गहराई में भी 1% परिवर्तन देखना चाहते हो, तो गहराई कितनी करनी पड़ेगी, डबल। फॉर एग्जाम्पल यदि h बराबर 64 किलोमीटर पर आपके g के मान में 1% बदलाव है, तो बताइए आप कितनी गहराई पे जाएंगे कि g के मान में समान बदलाव हो। तो फॉर्मूला क्या कहेगा सर, डबल कर दो, तो 64 दूना 128 किलोमीटर पे जाएंगे, तब g के मान में 1% परिवर्तन होगा। इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं तो g के मान में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हमको बराबर करने के लिए डबल गहराई पे जाना पड़ेगा। आ गया होगा आपको समझ में। हाँ जी, अब हम समझेंगे कि हमारा जो g का मान है वो अर्थ के रोटेशन के साथ कैसे चेंज होता है, अर्थ की शेप के साथ कैसे चेंज होता है। इससे पहले हमने आपको हाइट और डेप्थ बता दिया था, तो लिखिए चेंज इन वैल्यू ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये लो जी, हमने भी लिख दिया है पूरा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो g का मान है उसमें क्या बदलाव आएगा। तो वैसे तो बड़ा डायग्राम बनता है इसका, लेकिन आप तो सीधा सीधा ध्यान रखें, g बराबर g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर लेमडा। ये इसका एक फॉर्मूला है जो हमने ग्रेजुएशन के मैकेनिक्स में भी पढ़ाया है, और यहाँ भी ये फॉर्मूला आता है। आपको पता होगा, वैसे थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा तो डिटेल में देखना है तो फिर रहने दो, अभी तो पेपर नज़दीक है, क्या डिटेल में जाना है आपको। जैसे आपको एफ डैश निकालना है, जब भी पृथ्वी घूमती है, कोई भी बॉडी घूमती है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ लग रहा है mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ डैश यहाँ क्या आ जाएगा, नेट फोर्स, और सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिपीट कर रहे हैं, कोई भी बॉडी है, हम जानना चाहते हैं इस बॉडी पर रोटेशन के कारण कितना फोर्स लगा। तो पृथ्वी घूम रही है तो ये बॉडी भी घूम रही है ऐसे करके, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या लगता है mg, बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेट बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ F माइनस F, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा हो गया, mg, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन ये जो एंगल है ये लेमड़ा बनता है, तो इस लेमड़ा एंगल को मैनेज करके यहाँ एक टर्म आता है, दैट इज द ओमेगा कॉस लेमड़ा, और उसका स्क्वायर जब कर देते हैं तो आ जाता है ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमड़ा r। तो वहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट होके आता है और ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, वैसे तो आधे घंटे का लेक्चर लगता है इसमें, तब जाके ये समझ में आता है। कुल मिला के ये इतनी सी बात है। ये क्या है, ये जो जी हम महसूस कर रहे हैं वो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये है एक्चुअल जी। ओमेगा क्या है, पृथ्वी का कौन ये वेग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। व्हाट इज द आर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लैम्बडा, ये लैम्बडा क्या है, ये एंगल है। पृथ्वी कैसी है, इलिप्टिकल शेप में है, और ये होता है लैम्बडा। यहाँ कोई हमारा पार्टिकल है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये हो जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और ये क्या है, पोल, मतलब ध्रुव, इक्वेटोरियल सॉरी। तो भूमध्य रेखा पे लैम्बडा कितना होता है, 0, और यहाँ कितना होता है, लैम्बडा बराबर 90। तो यदि हम देखें जी की वैल्यू कहाँ पे, पोल पे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे 90, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जी डैश पी बराबर जी। या इसको डैश क्यों लगा रहा है तो पता है, पोल पे निकाल रहे हैं। वैसे ही यदि हम आपसे पूछें वैल्यू कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और लैम्बडा कितना आ जाएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा ये। अब बताओ
पोल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है या इक्वेटोरियल पे, मतलब भूमध्य रेखा पर त्वरण का मान ज़्यादा है या ध्रुव पर? तो सर पता लग रहा है कि ध्रुव पर ज़्यादा है, किससे? भूमध्य रेखा से। ये कई बार पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पे ज़्यादा है या भूमध्य रेखा वाले पॉइंट पे, तो आप क्या लिखोगे? ध्रुव पे ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो भी वस्तु रखी है उस पर पृथ्वी के कोणीय वेग के कारण कुछ गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा है। अच्छा, अंतर कितना होता है? इसको घटा दो, इन दोनों को घटाओ। अंतर कितना है सर? जो ध्रुव पर है और जो भूमध्य रेखा पर है उनके बीच में अंतर होता है ओमेगा स्क्वायर आर का। और यदि इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो पृथ्वी का कोणीय वेग रखो, पृथ्वी की त्रिज्या रखो, 6400 किलोमीटर होती है और ये शायद 7.05 10⁻⁵ के आसपास होती है। आप रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों में अंतर होता है। एक क्वेश्चन पूछा है आपके एमपीटेट का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हो कहाँ से? ध्रुव से। तो यहाँ कैसा है? जी। यहाँ कैसा है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ज़्यादा से कहाँ आ रहे हो? कम की तरफ। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आया था वो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और केबीएस में बना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पृथ्वी जब ओमेगा, पृथ्वी किससे घूम रही है अभी? ओमेगा से, तब जाके हमारे भूमध्य रेखा पर कितना मान आ रहा है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। उसने पूछा कि पृथ्वी कितनी तेज घूमे कि हमारा भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जीरो हो जाए, मतलब भारहीनता आ जाए, मतलब वेटलेस कंडीशन आ जाए। भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति का मतलब क्या है? जी का मान का जीरो हो जाना। जी का मान क्या हो जाता है इसमें? जीरो। कैसे होगा? सोचो, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। आप चाहते हो भारहीनता की स्थिति आ जाए, इसका मतलब आप चाहते हो कि आपको कोई भी त्वरण फील ना हो। तो जीरो बराबर क्या लिखोगे? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। जी को इधर लेके आओगे या ओमेगा स्क्वायर आर को इधर लाओगे तो आ जाएगा जी, और ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? जी बटे आर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करना, ये आता है 17 गुना हो जाता है, मतलब 17 गुना अभी जो पृथ्वी घूम रही है उसका 17 गुना तेजी से घूमना चालू कर दे तो भूमध्य रेखा पर जितने भी लोग रहते हैं उस सब भारहीनता की स्थिति महसूस करेंगे। और इसका टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो 2 पाई रूट आर बाई जी। जानते हो ना आप टाइम पीरियड निकालना। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटे टी, और टी बराबर क्या होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? जी अपॉन आर। नीचे रखोगे तो टी बराबर कितना आ रहा है? टी बराबर आ रहा है सर 2 पाई रूट आर बाई जी। ध्यान रखना आर 6400 किलोमीटर है, जी कितना है? 10 या 9.8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टी की वैल्यू आती है 1.4 आवर, मतलब 24 घंटा बटे 17। मतलब ये है कि जब पृथ्वी का जो दिन का टाइम है वो केवल 1.4 आवर रह जाएगा, 82-84 मिनट के आसपास रह जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर सभी रहने वाले जो लोग हैं वो भारहीनता की स्थिति महसूस करेंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल दिन का जो 24 घंटे हैं उसको 1/17 गुना हो जाएगा, मतलब घट के कितना हो जाए? 1.4 आवर। तो क्या हो जाएगी? भारहीनता की स्थिति। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी जिस कोणीय वेग से घूम रही है वो अपने कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा दे तो क्या होगा? भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा फॉर्मुलेशन याद रखना, एक तो ये याद रख लेना और एक ये वाला याद रख लेना। ये कंडीशन किसकी है? भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति जनरेट करने के लिए। एक छोटा सा पॉइंट है, पृथ्वी की जो शेप है वो एक्चुअली स्फेरिकल ना होकर, गोलाकार ना होकर इलिप्टिकल है, इस तरीके से है। और इलिप्टिकल में क्या खास बात होती है? इसकी दो रेडियस होती हैं, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा। हाँ जी, सॉरी, एक कॉल आ गया था। और देखिए ये जो अर्थ है ये स्फेरिकल ना हो के इलिप्टिकल होती है, और इस केस में क्या होता है कि ये जो आर, इसको कह देते हैं सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं, ये ऐसा करें, वही हम तो पुराना वाला हिसाब रखते हैं। ये कौन सा है? ध्रुव, सॉरी भूमध्य रेखा, और ये क्या है? ध्रुव रेखा।
तो दोनों में आपको पता है ये रेखा बड़ी है, उसमें से पोल वाली रेखा घटाते हैं तो ये करीबन 21 किलोमीटर के आसपास मिलती है। कहने का मतलब ये जो मेजर एक्सिस है ये माइनर एक्सिस से कितनी ज़्यादा होती है, 21 किलोमीटर के आसपास। तो इसकी वजह से हमारा जो जी का फॉर्मूला है अलग अलग जगह लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप बताइए किस पॉइंट पे जी की वैल्यू कम आनी चाहिए। सर जिसकी रेडियस ज़्यादा है वहाँ कम आनी चाहिए। रेडियस किसकी ज़्यादा है, भूमध्य रेखा वाली। तो आप यदि यहाँ पे भूमध्य रेखा वाला लिखेंगे तो ये जो भूमध्य रेखा वाला जी का मान है ये कम आएगा किससे, पी से, मतलब पोल से। और कितना कम आएगा सर, ये जो वैल्यू है करीबन 0.02 के आसपास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास कम आती है। तो कहने का मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण कितना चेंज आ रहा है, कहाँ लिखा था हमने 0.034। पृथ्वी शेप के कारण कितना चेंज आ रहा है 0.02, और दोनों को मिला दें तो नेट जो चेंज है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आता है। थोड़ा सा याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। चलिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसको किससे शो करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को ईजी से। वही एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो क्या कहलाता है, ईजी। एकांक द्रव्यमान का मतलब जो भी आपका परीक्षण द्रव्यमान है, टेस्ट मास है, उस पर लगने वाला गुरुत्वीय फोर्स। तो मास हट जाएगा तो ऊपर कौन सा फोर्स आता है, एम। देखो यहाँ भी आप समझ लेना कौन सा मास हटेगा, जिस पर जो फील्ड की इंटेंसिटी चेक की जा रही है वो हटता है, जिसके कारण इंटेंसिटी आ रही है वो नहीं हटता। सॉरी, आर स्क्वायर भी तो आता है, हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड है ना, आर स्क्वायर भी आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, रिपीट कर देते हैं पूरा खेल। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे ये मास है कैपिटल एम और ये दूसरा मास है स्मॉल एम, ठीक है, एम नॉट जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि कैपिटल एम के कारण इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है। तो किसके कारण, कैपिटल एम के कारण, तो वही लिखा है। कोई इसका हमको यूनिट बताएगा इंटेंसिटी का, ज़्यादा नहीं सोचना। जीएम अपन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो वही होगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट, सॉरी डायमेंशन, सर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मत जोड़ो, वही डायमेंशन होगी तुरंत की जो होती है, कितनी, m0 L1 T-2, ये ध्यान रखना। चलिए, अब ये जो फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। जैसे बेसिकली हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, ये कैपिटल मास m है, इससे r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E बराबर gm/r स्क्वायर। तो क्वेश्चन कैसे बनते थे, इसको डबल कर दें, इसको हाफ कर दें, तो उस केस में क्या होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। ये एक 90 तो नहीं है, चलिए ठीक है, यहाँ पे और यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है। इसमें क्या है कि मास जो है वो 1 मीटर पे रखा है m, फिर 2 मीटर पे रखा है m, फिर 2 का दोगुना 4 मीटर पे रखा है m, फिर 4 का 8, मान लो 8 मीटर पे कितना रखा है m, ऐसे ही आगे तक रखे हुए हैं। तो बताइए इन सभी द्रव्यमानों के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपका क्या जवाब होगा, सर इसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अंदर की तरफ है भाई, ये खींचता है ना, आकर्षण बल लगाता है, तो E1 मान लेते हैं। यहाँ क्या होगी E2, यहाँ क्या होगी E3, इस तरीके से होगी। तो नेट जो O बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता है वो सबके एडिशन के बराबर होगी। अब सबके बीच में कोण क्या है, इक्वल है, तो हम सीधा सीधा इनको जोड़ सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में तो हैं सभी लोग, ठीक है, सब जोड़ देंगे, ऐसे आगे फॉरवर्ड करते जाइए। अब बताइए पहला क्या लिखोगे, पहला लिखोगे GM, इसके कारण निकाल रहे हैं। GM कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर, तो 1 लिख दिया। E2 क्या लिखोगे, G
और दूसरे का मास कितना है, उसका भी मास m है। दूरी कितनी है 2, तो 2 लिख दी। अगला बोलो gm/4, अगला बोलो gm/8 और ऐसे आगे आ जाएगा। कॉमन निकाल दो gm, यहाँ 1, हाँ जी बोलो 1 + 2 1/4 1/8 ... गलत तो नहीं कर दी है? गलत कर दी है सर। क्या गलत कर दी है भाई? r² फॉर्मूले में आता है, आप हमको बता नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं, हमारी गलती में साथ नहीं दोगे सर आप। चलिए ठीक है, इस तरीके से हो गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब इन दोनों में अंतर देखो, 1/2 का स्क्वायर बटे 1 लिखेंगे, मतलब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ रहा है 1/4। इसमें इसका भाग दीजिए 1/4 का स्क्वायर अपन 1/2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1/4। चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, 4 16 4 यही बचेगा। इसको चेक कर लो 1/8 का। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बताओ क्यों कर रहे हैं? ये भी 1/4 आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वंतर जो होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो इस तरीके से चेक करते हैं। इन दोनों के बीच में सार्वंतर कितना आ रहा है 1/4, इनके बीच में 1/4, इनके बीच में 1/4। तो लगा दो GP गुणोत्तर श्रेणी, तो GM वो क्या कहता है, वो कहता है A/A-R, यही कहता है गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। तो A का मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, A का मतलब फर्स्ट, और R क्या होता है सार्वंतर, तो इनके बीच में सार्व का अंतर कितना है 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 में से नीचे बचेगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा GM के साथ लिखना पड़ेगा, GM को थोड़ी भूल सकते हैं। हाँ जी, ये 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये लो जी, तो आंसर आ जाएगा 4gm/3, आंसर ही आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। आप चाहो तो आंसर भी रट लो, माफ़ करना ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ये क्वेश्चन क्या है बार बार अक्सर पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिख देना। नेट गेट में भी आ जाते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आप इसको करें। फिर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि अलग अलग हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट हैं, उनके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वैसे तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखो जी, जैसे हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, मतलब खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला, जिसका मास m है। तो बताइए इसके बाहर, इसकी सतह पे और इसके अंदर अलग अलग पॉइंट हैं। चलो ऐसा करते हैं, क्यों परेशान करना है, क्योंकि फिर वो R से मैच करेगा। तो P पॉइंट की जगह यहाँ लिख दो आउट, यहाँ लिख देते हैं E सरफेस, और यहाँ लिख देते हैं E इन। तो इस M के कारण बाहर यहाँ पे मतलब सतह पे और अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या बतानी है, तीव्रता बतानी है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फील्ड M मास के कारण। तो लिखती है बाहर क्या आएगा, वही कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, GM/R²। लेकिन ध्यान रखना कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, तो माइनस आता है। आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो R कैप भी लगा सकते हो, वो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सतह पे पूछोगे तो कैपिटल R कर दोगे, GM/ बोलो जी R, ये तो फिर गलती कर दिया, ये स्मॉल r आना चाहिए। चलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट देखिए, पहला ले लेते हैं हम। जैसे ये हमारे पास पहले वाला ट्राइंगल ही है, और यहाँ पे अलग अलग मास रखे हैं। तो बताइए इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी माफ़ करना ग्रेविटेशनल फील्ड, वही ज़्यादा याद रहता है, 0। इस तरीके से हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये यहाँ भी क्या होगा, सेंटर पे 0, और एक ऑब्जेक्ट जो हेक्सागोनल बनाते हैं वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके अलावा यदि आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, हॉलो स्फीयर है, मतलब खोखला गोला है। तो उस केस में ये जैसे खोखला गोला है, इसमें मास m है, इसके अंदर कुछ नहीं है, केवल भारी सतह है। तो हमको क्या निकालना है, आउट, बाहर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, सतह पे कितना होगा, और अंदर कितना होगा, ये हमको कैलकुलेशन करनी है। यदि इसकी रेडियस कितनी है r, तो आप जानते होंगे ये जो आउट आता है वो वही गुरुत्वीय क्षेत्र में वही आंसर आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते थे। तो वही GM/r², यदि ये डिस्टेंस स्मॉल r हम मान लेते हैं। डायरेक्शन लगाओगे तो ये r कब लगा सकते हो। बताइए सतह पे कितना आएगा, सर कैपिटल R हो जाएगा बस। तो E सरफेस बराबर -GM/R²,
आर कैप। ठीक है, अंदर कितना आएगा कौन बताएगा? सर अंदर आएगा 0, अंदर मास है ही नहीं। और यहाँ यदि हम एक लूप बनाएं तो इसके अंदर एक स्फीयर बनाएं काल्पनिक, तो इसके अंदर मास आएगा ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा? 0। इसका ग्राफ बड़ा फेमस है और ग्राफ जो है एग्जाम पेपर्स में आते हैं। तो हम मानते हैं कि ये इसका जो है r बराबर r सतह है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? सेंटर, और इसके बाहर क्या आ जाएगा? आउट। तो ये क्या हो जाएगा? इन। तो देखो जी, इन कितना है? 0। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? जो हमारा फील्ड है वो कितना आता है? 0। फिर हमारी ये 0, फिर सतह पे कितना होता है? सतह पे जो वैल्यू है, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड जो है इसका यहाँ पहुँच जाएगा, दैट इज द Gm/r²। फिर क्या होगा? बाहर इस तरीके से घटेगा, क्योंकि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे घटता है। आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड का नाप बनाए तो फिर नेगेटिव का ग्राफ बनता है, इसको हटा दें, फिर नेगेटिव का ग्राफ बनता है। कैसे? देखो, ग्राफ नीचे बनेगा ना, तो अपन को यहाँ लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये है ये क्या है? Eg, और नीचे की तरफ बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? माइनस हम कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? ये वही R बराबर कैपिटल R, और ये क्या है? ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, या इसको अपन ऐसा लिखते हैं, इसको अंदर लिख देते हैं और इसको आउट लिख देते हैं। अंदर क्या होगा? 0, बाहर क्या होगा? ऐसे घटेगा। तो ये पूरा ग्राफ किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। ये मोर करेक्ट है। यदि 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप, जैसे ये ऑप्शन मिल गया, इसको हटा देते हैं। अब जैसे हम Eg का ग्राफ बना रखा है, तो पूछा जाए इनमें से कौन सा सही है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस आता है। लेकिन यदि वहाँ मैग्नीट्यूड लगा रखा है तो फिर ये दोनों सही हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होगा? ये ऊपर बनेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, नेगेटिव में क्यों बनाया है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मास जो है वो हमेशा खींचता है। और पूछ ले आपसे, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? हमेशा गुरुत्वीय क्षेत्र का जो फोर्स है उसकी दिशा में होता है। तो ये आपने कर लिया हॉलो स्फीयर का। तो चलो सॉलिड का करके बताओ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो आपको करवाए थे ना ये। हाँ बोल दिया करें आप ऐसा। हाँ जी, क्या आंसर आया बताइए भाई। आपको हमने कुछ दिया था सॉल्व करने के लिए, सॉलिड स्फीयर। देखो, आपको जो हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं और दे रहे हैं, उनको आप खुद प्रैक्टिस किया करें भाई। इस सीरीज़ का जो पर्पज़ है उसको फुलफिल होने दें। हमको पता है फॉर्म फिल करने से और एग्ज़ाम का जो डेट का ड्यूरेशन है टाइम का, वो बहुत कम है। इस वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई या कम हो पाई है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। सिलेक्शन की गुंजाइश सबकी है। जिसने 50% 60% सिलेबस किया है वो भी सिलेक्शन ले सकता है, तरीके से काम करेगा। तो आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली प्रायोरिटी ये है कि आने वाले जो 10 दिन हैं उनमें आपको टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सर आपको क्या पता है रिलैक्स कैसे रहेंगे? अरे रिलैक्स रहा जाता है तभी सिलेक्शन होता है, टेंशन में कभी सिलेक्शन नहीं होते। जितना रिलैक्स जो व्यक्ति रहेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और रिलैक्स रहने का क्या तरीका होता है? हमको 7 दिन या 10 दिन का इस्तेमाल करना है। ये नहीं सोचना कि ये 7 दिन जो हैं वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे ही होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। परेशानियाँ 7 दिन 10 दिन में भी और भी आ सकती हैं, सबके लिए तैयार रहो। आपका काम है, जो टाइम आपको मिला है उसको वेस्ट मत करो। बस जो मिले हुए टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा जितना भी वो कर सकता है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ वो हाउस वाइफ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उसके बाद भी वो प्रिपरेशन कर रही हैं, घर पे उनको खाना भी बनाना होता है, सबका ख्याल रखना होता है। इसके अलावा कई सारे हमारे पास जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं वो बाहर पढ़ाने भी जा रहे हैं। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। और ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते। कोई कहे कि सब मैंने तो 24 घंटे पढ़ाई की है, सिलेक्शन होने की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। 2 घंटे 8 घंटे जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्कर, एज अ टीचर, जो भी आप कहीं किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आप उसका इस्तेमाल कर लें। बस
उसमें टाइम खराब ना करें। और ये तो कतई ना सोचें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपके सोचने का काम नहीं है। हम सब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो सब उस पॉइंट पे चर्चा ज़्यादा करते हैं, उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। 7 दिन का इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है, तो आप बिंदास होकर शांति से पढ़ो। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की, मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाने की, हर एक टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस सीरीज का पर्पस जो था वो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना था, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट और आपकी जो मेहनत है उसको देखते हुए हमको लगा कि इसमें कुछ और डाल दिया जाए। ठीक है, तो आपका क्या काम है, इसको अच्छे से सुनना है, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो सीख लो। ये नहीं आता कि पड़ोसी ने कर दिया मेरे नहीं किया, नहीं आता है तो बोर्ड पे सीख लो, हम सिखा रहे हैं हर चीज़, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। और डरना मत, यार मैं रिवीजन करूँ कहीं मैं भूल तो नहीं गया, भूल गए तो भूल गए। रोबोट थोड़ी है जो नहीं भूलेंगे, इंसान है, इंसान की फितरत होती है भूलना, लेकिन भूलने के बाद जो टेंशन में जाएगा वो सिलेक्शन से बाहर है। अब भूलने के बाद ये सोचेगा कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला ही तो भूलें, पूरा थोड़ी भूले हैं। हर एक व्यक्ति भूलता है, एग्जाम पेपर में भूलेगा, जब घर पढ़ोगे तब भी भूलेगा। ध्यान रखना, खुद को रोबोट मत मानना कि मैं कैसे भूल गया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा नहीं होता, दिमाग में जो पढ़ा है वो रहता है, कभी कभार नहीं आ पाता है, इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं तो दोबारा पढ़ लो, टेंशन में नहीं आना। ठीक है, चलिए साहब, सॉलिड स्फीयर, ये 2 रिजल्ट तो कभी नहीं बदलते। आउट का रिजल्ट यही रहेगा और जो सतह का रिजल्ट है वो यही रहेगा। अब क्यों रहेगा तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, चाहो तो बेसिकली छोटा सा बता देते हैं। आउट में गोला हम बनाएंगे ऐसे, तो इस गोले के अंदर मास कितना है, कैपिटल एम, बिल्कुल करेक्ट। सतह पे क्या होगा, गोला बनाएंगे ऐसे, मास कितना है, कैपिटल एम, ये भी ठीक। लेकिन अंदर जब हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, सॉलिड का मतलब क्या है, अंदर से भरा हुआ, और आप किसी पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं, कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप गोला कहाँ बनाओगे, अंदर। अब इसके अंदर जो मास आया है वो टोटल मास कैपिटल एम तो नहीं है, कुछ कम है। इस केस में यहाँ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे फॉर्मूला, हम देखो सीधा करवा रहे हैं, बुरा नहीं माने आप, ठीक है। और आप चाहते हैं तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा आसान सा प्रूफ है। 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन में कितना द्रव्यमान है, कैपिटल एम, तो एकांक आयतन में कितना होगा, m/4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या चाहिए, स्मॉल रेडियस वाले में चाहिए तो गुणा कर दीजिए, किसका, 4/3 पाई आर स्मॉल का, आर क्यूब का, ये कट गया। तो ये मास कितना आ गया अंदर, मास आ गया m/, कैपिटल आर क्यूब इन स्मॉल आर क्यूब। ये कहाँ है, ये मास है अंदर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ई इन बराबर जी, कौन सा मास, जो गोले के अंदर है, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इस मास को रख दो, ये लो जी, ठीक है जी, 2 कट गया, आंसर आपके सामने। तो इसका सॉलिड स्फीयर का डायग्राम बना के दिखाओ, इसका ग्राफ क्या आएगा। सब कोशिश करना, सीधे मत देखना इधर। देखो हम पॉजिटिव का बना रहे हैं, नेगेटिव का आप ड्रॉ कर सकते हो। पॉजिटिव का कैसे बनेगा बताओ सर, देखो पहले प्रोपोर्शनलिटी लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनलिटी। सर ई आउट जो है ना वो तो आ रहा है 1/r², देखो आ रहा है, ओके। जो ई इन है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चलो पहले सरफेस लेते हैं। ई सरफेस क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अरे सर गलत लिख दिया, गलत कैसे, क्योंकि r क्या है, कांस्टेंट 6400 किलोमीटर, m क्या है, कांस्टेंट, तो इसका क्या लिखेंगे, ये होता है प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये होता है कांस्टेंट या मैक्सिमम वैल्यू। चलिए अगला देखो अंदर, सर ई इन जो है प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल आर के। तो 3 वैल्यू आ गई, ये क्या है, ये होगी सतह, ये क्या है, ये हो गया सेंटर, और ये क्या हो गया बाहर, मतलब आउट, तो ये हो जाएगा इन। अब इनमें देखो प्रोपोर्शनल 2 है तो प्रोपोर्शनल कर दिया। ये क्या होता है सरफेस पे, मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो सरफेस पे हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये लो जी बना दिया। तो यहाँ ई इन प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, सरफेस पे। तो कोई पूछ ले आपसे गुरुत्वीय त्वरण की अधिकतम वैल्यू कहाँ होती है, सरफेस पे, ऊपर जाएंगे तो घटेगी, नीचे जाएंगे तो घटेगी। वैसे ही भाई ये ईजी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ही तो है,
तो गोले के बाहर जाओगे तो घटेगी, अंदर जाओगे तो भी घटेगी, लेकिन अंदर क्या होगा, सिर्फ सतह पे क्या होगा, मैक्सिमम। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? कैसे करें? देखो ये तो पढ़ा है ना, जी हाइट पे क्या था, आपको क्या है हर चीज बतानी पड़ेगी हमको। ऐसे था। जी डेप्थ में क्या था सर, ऐसे था, एक्स इस तरीके से था। तो कहने का मतलब जब हाइट पे जा रहे हैं तो कुल मिला के पृथ्वी से बाहर ही तो जा रहे हैं। अब हमने चित्र को ऐसे बना दिया, पहले ये चित्र ऐसे था, केवल ऐसे तो किया है, तो चीजें वही है। यही तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, गुरुत्वीय त्वरण ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो जो इसके रिजल्ट है वही इसके रिजल्ट है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र का त्वरण पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो ऐसे घटेगा, अंदर जाएंगे तो ऐसे घटेगा, और सतह पे क्या रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। हाँ जी, क्या होता है गुरुत्वीय विभव, पता है आपको? गुरुत्वीय विभव बराबर एकांक द्रव्यमान को इनफाइनाइट से और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। मात्रक पूछ ले तो जूल बटे केजी लिख सकते हो, ये इसका मात्रक हो सकता है। विमा पूछ ले तो जूल का मतलब m1 L2 T-2, नीचे क्या है, मास है, तो क्या लिखेंगे L2 T-2, उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। विभव क्या है, बेसिकली एकांक द्रव्यमान को या बहुत छोटे द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य ही होता है। ठीक है, यदि आपसे कोई कार्य पूछ ले तो m0 इंटू bg, ये ध्यान रखना। अब फॉर्मूला क्या आता है, वही हम 3-4 चीजें निकालेंगे इसके लिए। तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, vg बराबर होता है बेसिकली -gm/r। किसके लिए निकाला है सर, ये निकाला है कि यदि कोई m मास है हमारे पास और उस m मास से कोई r दूरी पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इनफाइनाइट से किसी मास को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, -gm/r होगा। ठीक है, अब इसके वही कुछ सवाल बनते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारे जहन में आ रहा है, आपको बता देते हैं, तकलीफ ना हो तो। ये हटा, लिख लिया हो तो इसको हटा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। m बराबर 1 kg के द्रव्यमान को, m बराबर 1 kg के द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह तक ले जाने में किया गया कार्य बताइए। अब सतह भी ले जाएंगे, फिर हम इसको अंदर भी लेके चलेंगे, मतलब केंद्र तक, सेंटर तक। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो, करोगे कैसे, ये होने के लिए क्या जानना जरूरी है, पृथ्वी के कारण विभव का मान। देखो ये क्या है, आउट, ये क्या है, सरफेस, ये क्या है, इन, और रेडियस कितनी मान लें इसकी, कैपिटल R। ध्यान रखना जो V आउट होता है कितना होता है, V आउट वो होता है -gm/r, यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r। V जो सरफेस होता है वो तो फेमस इस चीज़ के लिए है कि स्मॉल r को कैपिटल R कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहे वो अंदर पूछे या सेंटर पे, सतह वाला ही रहता है। V इन पूछ ले तो भी सतह वाला आएगा, और V सेंटर पूछ ले तो भी कौन सा आएगा, सतह वाला। लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा गोला है, ये है हॉलो स्फीयर, मतलब खोखला गोला जिसका द्रव्यमान कितना है, m। कौन सा गोला है ये, खोखला गोला। तो खोखले गोले के कारण बाहर विभव कितना, -gm/r, सतह पे कितना, -gm/r, अंदर कितना, -gm/R, और यहाँ भी -gm। तो ये विभव कैसा रहता है, कांस्टेंट। कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेके सतह तक। डायग्राम अब तो आप समझ ही गए होंगे। एक तो पहले मैग्नीट्यूड का बना देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। ये r हो गई, ये क्या हो जाएगा,
सरफेस ये क्या हो जाएगा, सेंटर। आपको समझ में आता है ना सेंटर कैसे, सरफेस कैसे? अरे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये लो गोला बना लो, उसमें क्या है, ये लो बना दियो गोला। तो बस एक गोला उठा के यहाँ रखना है। यहाँ क्या होता है, वैल्यू ये रही होती है। यहाँ क्या होगा, ये होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा। इसका मतलब सेंटर पे मान कितना आ रहा है, Gm/r। यहाँ भी इतना ही आ रहा है, यहाँ भी इतना ही आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ कांस्टेंट होगा। बाहर क्या है, दूरी के साथ घट रहा है, तो बाहर दूरी के साथ घटा देंगे। तो B out प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये लो ग्राफ बन गया। अब इसको हटा दो क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये लो ग्राफ बन गया। अब एक्चुअल ग्राफ बनाना चाहते हो तो एक्चुअल बना देते हैं। एक्चुअल का मतलब V कैसा है हमारा, नेगेटिव है। ये लो जी, अब बन गया। उसमें क्या, R बराबर कैपिटल R। ये कौन सा पॉइंट है, ये है Gm/ बोलो R। अब ये कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके पीछे एक अच्छा कारण है जो थोड़ा सा यहाँ पेपर में तो नहीं आएगा, ये फिक्स है, इसलिए हम यहाँ बता नहीं रहे हैं। क्योंकि अंदर तक कांस्टेंट क्यों रहता है, आप कहेंगे सर फॉर्मूले से रहता है, आप क्या नहीं बता रहे, ये फॉर्मूला लगा दो। नहीं, फॉर्मूले के अलावा और एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं। E बराबर -dV/dr होता है, तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इससे सारे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ होता है, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक आप आ रहे हो उस पॉइंट तक। लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इसका, कभी फुर्सत में आपको जरूर समझाएंगे। पर अब तक ये ध्यान रखना, सतह पे जो पोटेंशियल है वो अंदर तक रहेगा, किस में, ये भी ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर में। सब में नहीं रहता, सब में अलग अलग होता है। तो इसको आप नोट करो। फिर हम चलते हैं कहाँ पे, सॉलिड स्फीयर की तरफ। सॉलिड स्फीयर की तरफ, सॉलिड स्फीयर। देखो जी, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला। इसके अंदर ठोस गोला क्या है, ठोस गोले का मतलब मास भरा हुआ है, और खोखले गोले का मतलब अंदर से खाली है। तो ये क्या हो गया जी, R हमको कहाँ निकालना है, आउट, सरफेस और इन, और अब तो एक जगह और निकालना है, कहाँ, सेंटर पे। 4 जगह निकालना है। तो देखो जी, B आउट को तो कभी दुनिया में कोई चेंज कर ही नहीं सका, -Gm/r। सतह, इसको भी दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, कैपिटल R। अब बात क्या है, अंदर। अरे सर ये तकलीफ वाली बात है। V इन बराबर होता है -Gm/2r³ 3r² -r²। आप कहेंगे सर R कैप नहीं लगाया आपने, विभव अदिश राशि होती है, लिख लेना, कहीं गलत करके आ जाए वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशि है। क्यों है, अभी अभी तो फॉर्मूला लिखा था, नहीं पढ़े आप, ये लो जी, ये फॉर्मूला नहीं लिखा था। वेक्टर, ये भी वेक्टर, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और भी मतलब अदिश गुणनफल। तो ऐसा गुणनफल या ऐसा सदिशों का गुणनफल जिसका रिजल्ट क्या है, अदिश, क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद हमको हमेशा परिणाम क्या मिलता है, स्केलर। इस वजह से क्या है ये स्केलर, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा कारण कैसे देख सकते हो, ये लिखो W/m, ये तो लिखा था फॉर्मूला, ये लिखा हुआ। W क्या है, वर्क, स्केलर, मास क्या है, स्केलर। तो जब इसके फॉर्मूले में सब कुछ स्केलर है तो ये भी स्केलर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, स्केलर होता है कुल मिला के। तो सेंटर पे निकालना चाहते हैं, तो देखो जी, सेंटर पे ये दूरी कितनी हो जाएगी, R बराबर 0 हो जाएगी ना कुल मिला के। ये क्या है, B इन, तो ये दूरी कितनी है, R। तब हमने ये फॉर्मूला लिखा। सेंटर पे जाएंगे तो R कितनी हो जाएगी, 0। तो जब R 0 हो जाएगी तो R0 यहाँ लिख दोगे, तो कितना आ जाएगा, Gm 3r² 2r³, ये कट गया, तो -3/2 Gm/r। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है सेंटर पे, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं सेंटर पर और अंदर जो है सतह के बराबर होता है। सतह के बराबर कब होगा, जब खोखला होगा, जब ठोस है तो सतह के बराबर नहीं होगा। ग्राफ इसका शानदार बनता है। देखो जी, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सेंटर पे।
बना दिया। फिर उसके बाद कहाँ होता है, यहाँ। तो देखो ये है R बराबर कैपिटल R, ये हम मान लेते हैं क्या, ये हम क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं, और ऊपर मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारे पास सरफेस का कितना होता है, GM अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये सरफेस वाला है। और इसके अंदर जा रहे हैं तो इस बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज होता है, और सेंटर पे जाके कितना हो जाता है, सेंटर पे 3/2 GM अपॉन R। देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये कितना है GM अपॉन R, ये कितना है 3/2, 1.5 गुना हो गया। फिर क्या होगा, उसके बाद तो घट जाएगा। इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, ठीक है, थोड़ा सा देखना आप इसको, इस तरीके से ग्राफ आता है इसका। तो ये तो आता है B आउट प्रोपोर्शनल टू 1/R, और ये जो वैल्यू कितनी है 3/2, और ये वैल्यू होती ही है, बस इतना सा है। उल्टा बनाओगे तो उल्टा बना लो, उसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो आएगा इसका, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल में भी हमको वही सवाल करके दिखाना, आप दिखाने का मतलब होमवर्क में करना। कौन सा, ये कौन सा पॉइंट है O, ये आपका होमवर्क भी है। ये 1 मीटर पे मास कितना है M, 2 मीटर पे मास कितना है M, और 4 मीटर पे मास कितना है M, और 8 मीटर पे मास कितना है M। तो बताओ इस O पॉइंट पे इन सब के कारण क्या होगा पोटेंशियल, आपको बताना है। तो कैसे करोगे, B बराबर V1 B2 B3 B4, इस तरीके से करोगे। B1 का मान कैसे आएगा, हम एक तो बता रहे हैं GM अपॉन 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर नहीं करोगे, इसमें क्या होता है स्क्वायर नहीं आता। यहाँ क्या लिखोगे GM अपॉन 2, यहाँ क्या लिखोगे GM अपॉन 3, माइनस कॉमन निकाल दो बाहर। यहाँ क्या लिखोगे GM अपॉन 4, ऐसे करके, नहीं 3 क्यों 4, यहाँ क्या लिखोगे 8। अब GM कॉमन आ जाएगा, तो ये तो हम ही कर दिए। होमवर्क कहाँ रहा आपका, होमवर्क रहा क्या अब, ये अब तो होमवर्क है ही नहीं, हम ही कर दिए। हमको लगा क्यों टेंशन देना है, पहले ही तनाव में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही गुरुत्वाकर्षण स्टडी बन रही है, कैसे 1/2/1 कितना आया 1/2, 1/4/1/2 कितना आया 1/2, 1/8/1/4 कितना 1/2। तो क्या लिखोगे A अपॉन A माइनस R, मतलब कुछ नहीं, A का 1 है, 1 में से 1/2 घटा दो, बस। ठीक आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या है, -2 GM आ रहा है आंसर, ये लो इस तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो।